हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज की पहली न्यूज़ है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप से रिलेटेड। तो देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। जन औषधि केंद्रों तक पहुंच के लिए 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों को अपने नज़दीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का पता लगाने और किफ़ायती जेनेरिक दवा प्राप्त करने में मदद कर रहा है। तो जन औषधि केंद्र के बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि जन औषधि योजना ये है क्या। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा 1 जुलाई 2015 को की गई थी। यह रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, उसके द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना, जो कि बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य पर होंगी। जेनरिक दवाइयाँ जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वैसी ही होती हैं और इनकी प्रभावशीलता भी उतनी ही होती है। बस ये ब्रांडेड दवाइयों या फार्मा दवाइयों के मुकाबले में बहुत सस्ती होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है और इनकी क्वालिटी किसी तरह से कम नहीं है। अगली न्यूज़ है नैनो मेडिसिन। ये चर्चा में क्यों है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता, इसके वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित एवं किफ़ायती नैनो मेडिसिन विकसित की है, जिसमें शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बदलने के द्वारा कई प्रकार की बीमारियों के उपचार की संभावना है। ऑक्सीडेटिव हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में जो बैलेंस होता है वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और इस बैलेंस को ऑल्टर करके, चेंज करके कई सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह अनुसंधान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद की किरण प्रदान कर सकता है, क्योंकि नैनो मेडिसिन स्थिति के अनुसार हमारे शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीजेस इनको घटा या बढ़ा सकती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीजेस ऐसे तत्व होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है और यह रोगों के से लड़ने में मदद करता है। नैनो मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। नैनो मेडिसिन नैनो तकनीकी का चिकित्सीय अनुप्रयोग है। नैनो मेडिसिन नैनोमीटर सामग्री और जैविक उपकरणों के चिकित्सीय अनुप्रयोगों से लेकर नैनो इलेक्ट्रॉनिक, बायोसेंसर तक और जैविक मशीनों जैसे आणविक नैनो प्रौद्योगिकी के भविष्य के संभावित अनुप्रयोगों तक को सम्मिलित करता है। नैनो मेडिसिन के लिए मौजूदा समस्याओं में नैनो स्केल सामग्री के विषाक्तता और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित मुद्दों को भी समझना शामिल है। तो नैनो मेडिसिन क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, रोगों का उपचार किया जाता है, तो वही नैनो मेडिसिन होता है। इसमें क्या है कि एक पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम शरीर में कहाँ पर है, उसको टारगेट किया जाता है। उसके बाद नैनो मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है शरीर में और ये अपने आप टारगेट तक पहुँचती हैं और जो भी बीमारी होती है उसको ख़त्म करती हैं। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मेनली ये पर्यावरण के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव डालता है उससे संबंधित मुद्दे हैं, उनको भी नैनो मेडिसिन में जब रिसर्च की जाती है तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अगला है जास्कर नदी। ये चर्चा में क्यों है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों और छात्रों ने लद्दाख हिमालय में नदियों का अध्ययन किया, जिससे नदी के कटाव का 35,000 साल पुराना इतिहास सामने आया और कटाव और चौड़ी घाटियों के हॉटस्पॉट की पहचान की गई, जो बफर जोन का कार्य करते हैं। तो जास्कर नदी के बारे में जान लेते हैं। यह नदी जास्कर के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली सिंधु की एक सहायक नदी है और इसकी दो शाखाएं हैं। एक है डोडा नदी, दूसरी है लुगनक या स्राप नदी। तो इन दोनों से मिलकर के ये बनती है और ये लद्दाख में निम्मू के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जास्कर नदी किसकी सहायक नदी और कहाँ स्थित है, कहाँ पे बहती है, उसका डायग्राम है। अगला है
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन चर्चा में क्यों है? कोविड-19 के कारण आजीविका खोने के जोखिम में वैश्विक कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा। तो आईएलओ ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो इमरजेंसी बनी हुई है, उसके बाद विश्व के कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा जोखिम में है कि वो अपनी आजीविका खो देगा। इस नीचे एक आंकड़ा दिया गया है कि संकट के पहले की स्थिति से अगर तुलना करें तो संगठन ने अनुमान लगाया कि वर्ष की दूसरी तिमाही में समय के घंटों में 10.5% की कमी आएगी, जो कि 305 मिलियन फुल टाइम जॉब के बराबर है, यानी कि 305 मिलियन जॉब के खत्म होने का खतरा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लेते हैं। यह एक त्रिपक्षीय संगठन है जिसमें एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ नियोक्ता जो मजदूरों को नियुक्त करते हैं, और तीसरे मजदूर, ये 3 लोग शामिल हैं। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी वर्साई की संधि के द्वारा। राष्ट्र संघ जो उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन था, उसकी एक संबंध एजेंसी के रूप में। बाद में 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ये पहली विशिष्ट एजेंसी बना। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य, जब संस्थापना हुई थी उसी टाइम भारत इसका सदस्य बना था। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने, मजदूरों के मुद्दों को देखने, राष्ट्र को विकसित करने, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने आदि के लिए इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मेनली ये श्रम संगठन जो मजदूर हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको हैंडल करता है, उन्हें देखता है और लोगों के बीच जागरूकता फैलाता है। आगे है मेकांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये चर्चा में क्यों है? चीन मेकांग नदी पर चीन ने जो पहले बांध बनाया था, उसकी वजह से जो मेकांग नदी के डाउन स्ट्रीम में जो राज्य पड़ते हैं, देश पड़ते हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, तो इनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा था, तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन बांध बना रहा है वैसा ही इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा? इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी, तो ये नदियां चर्चा में हैं। मेकांग नदी के बारे में जान लेते हैं। ये विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत से होता है। यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर ये बहती है। लंबाई के अनुसार ये विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है, जबकि प्रवाह के आयतन दर के अनुसार 10वीं नदी है। बहाव में अनियमितता तथा जलप्रपातों के कारण इसका अधिकांश भाग नौकाओं के लिए अगम्य है। मेनली बहाव में इसमें अनियमितता रहती है और जलप्रपात बहुत सारे हैं, तो नौकाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। यहीं पर मेकांग गंगा सहयोग के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। 10 नवंबर 2010 को वियंतियाने, ये लाओस में एक जगह है, यहाँ पर मेकांग गंगा मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, उसी में इसको स्थापित किया गया था। इसमें 6 सदस्य देश हैं, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और ये 4 क्षेत्रों में सहयोग के लिए स्थापित किया गया था: पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और परिवहन। ये मेकांग नदी है। इसे चाइना में लासांग कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, चाइना में इसे लासांग कहा जाता है, और चाइना के तिब्बत से ये ओरिजिनेट होती है। आगे ये वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार में भी इसका कुछ पार्ट है, और कंबोडिया आदि में प्रवाहित होता है। इसका जो द्रोणी है इन सारे देशों में स्थित है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, इन 3 देशों में होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट से है। इसे यार्लुंग सांगपो कहा जाता है, जहां ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में हिमालय के समानांतर बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, एक सिंटैक्सियल मोड़ बनाते हुए। इसे दिहांग नदी, दिबांग नदी भी कहा जाता है जब अरुणाचल प्रदेश में आती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। बाद में इसमें गंगा नदी, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, जब वो मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है। आगे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है।
इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, लोहित, तीस्ता, बूढ़ी दिहिंग, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है, कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। ये आगे ये अरुणाचल प्रदेश के पास एक सिंटैक्सियल मोड़ बनाते हुए प्रवेश करती है। इसकी ये सहायक नदी है लोहित, सुबनसिरी। आगे ये ब्रह्मपुत्र, तीस्ता भी इसमें मिल जाती है आगे जाकर के, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जब इसमें गंगा जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, वो जब मिलती है तो ये संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, और ये माउथ ऑफ गंगा ये दिया गया है, यानी कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इससे संबंधित एक प्रश्न है, यूपीएससी 2011 में ये पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां तिब्बत में उत्पन्न होती हैं और उनकी ऊपरी क्षेत्र में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए यू मोड़ बनाती है। यह यू मोड़ किस कारण से बनता है यह आपको बताना है। मुड़ी हुई हिमालय श्रृंखला का उत्थान, भूगर्भीय रूप से युवा हिमालय के सिंटैक्सियल मोड़, तृतीयक वलित पर्वतमाला की भूविवर्तनिक अशांति, या फिर ए और बी दोनों। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि यह हिमालय से सिंटैक्सियल मोड़ बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके अलावा 2014 में पूछा गया था, वो इजी क्वेश्चन था, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे कि बताना था निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।